Hi everyone and welcome all of you guys to a new live stream जो हम चालू कर रहे हैं and this time it is going to be for CA Intermediate Taxation subject. Guys ये जो subject है taxation ये एक बहुत ही comprehensive subject है, बहुत ही beautiful subject है. In fact either it is one of the most feared subject by students or it is the most loved subject by students. देखो अब वो दोनों के बीच की जो difference है वो आप जानते ही हो. अगर हम टैक्स ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट. हाँ ये एक सब्जेक्ट के अंदर ही 3 सब्जेक्ट है. कई बार ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स ही 2 सब्जेक्ट इटसेल्फ है और देन इनडायरेक्ट टैक्स के अगेन हमारे पास 10-15 जो भी चैप्टर है वो निकल कर और आते होते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट सिलेबस हमारे सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर. दी मोस्ट लेंथीएस्ट सिलेबस तो यही वाला चैप्टर है, यही वाला सब्जेक्ट है गाइज. एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अनदर पार्ट. सो अभी जो हम ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं गाइज, इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो कवर करने वाले हैं और पूरा का पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं. एंड जस्ट गिव मी अ वीडियो कमेंट गाइज, इफ यू आर हियर जस्ट गिव मी अ वीडियो कमेंट सो दैट आई नो वेदर इट इज जस्ट मेरी आवाज़ भी बराबर आ रही है. वी हैव चेंज द माइक सो प्लीज लेट मी नो वेदर द माइक इज वर्किंग फाइन, वेदर everything is working as expected as it is. Guys please drop in a comment so that I know, because this is a new setup that we are using. All good. Okay, yes sir. चलो बढ़िया. सर ज्वाइन लिंक ओपन नहीं हो रही है. विद ज्वाइन लिंक इज नॉट ओपनिंग गाइस. चलो I hope I've got a few comments तो मेरे को लग रहा है कि सही है. चलो गुड. चलो नोन इनफ फॉर दैट कि अब सही चल रहा है. चलो परफेक्ट गाइज. सो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज प्लीज अभी के अभी यू कैन पुट दैट क्वेरीज हियर एंड आई विल सी टू योर चार्ट्स. बट टुडे इज द डे 1 ऑफ टैक्सेशन. करेक्ट, आज हम डे 1 से पूरा का पूरा जो टैक्सेशन है स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी. मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एंड से अराउंड 60 to 65 डेज़ के अंदर मैं पूरा का पूरा टैक्सेशन जो है ना वो आप लोगों के लिए समअप करके रख दूं. और समझो ये जो समअप होगा ना ये कॉन्सेप्ट लेवल का समअप होगा. इसका मतलब कि मैं आपको सारा पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन पेज बाय पेज अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू करवा दूंगा. एज वेल एज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सम्स जो हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ. तो ये सारी की सारी चीज़ें इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस टैक्सेशन बैच. ये टैक्सेशन बैच हु शुड अटेंड दिस टैक्सेशन बैच इफ दैट इज द क्वेश्चन कि भाई मैंने अभी फाउंडेशन की एग्जाम दी है सर, मैं क्या ये बैच में बैठ सकता हूँ? येस, मोस्ट ऑब्वियसली. अगर आप सीए की एग्जाम सितंबर में देने वाले हो या जनवरी अटेम्प्ट में देने वाले हो या इवन नेक्स्ट मे के अटेम्प्ट में देने वाले हो, all of them is eligible to be sitting in this taxation batch, and that is why I have started this taxation batch here. Rama Murthy sir, please talk in English. I'll use both, so you know it's going to be a good mix of both, so I'll use both, don't worry. It's not going to be 100% English, it's not going to be 100% Hindi, but I'll try to use both. Okay सर, फाउंडेशन में थोड़ा डर लग रहा है मैथ्स में. कोई बात नहीं बेटा, टैक्स में यार डर और लगेगा. वेरी बैड जोक, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि देखो बॉस, कोई बात नहीं. अभी अगर आप लोगों में से कोई भी फाउंडेशन देखकर तुरंत ये देख रहा है, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डन, व्हाट इज डस्टेड इज डस्टेड. जस्ट फॉरगेट दैट पार्ट. नाउ मूव ऑन. आप आगे का जो है देखना है. अगर इफ़ यू आर वेरी श्योर कि भाई मेरा फाउंडेशन में गुल्ली होने वाली है तो स्टार्ट फाउंडेशन अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इफ यू आर नॉट वेरी श्योर देन स्टार्ट इंटरमीडिएट. बराबर कुछ ना कुछ लर्निंग लाइफ में, लर्निंग शुड कंटिन्यू. दैट इज द होल पॉइंट. ऑलराइट गाइज, तो let us start with chapter number 1. Let us start with chapter number 1. And chapter number 1, page number 1, book number 1, whatever you want to say, taxation का पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो हियर इट गोज गाइज. अभी देखो थोड़ी सी देर में वीडियो कमेंट यहाँ से थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ. इट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट्स मी. मेरे को रीड दिखेगा बट आई विल जस्ट टर्न इट ऑफ ताकि आप लोगों को नहीं दिखे. थोड़ा सा मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट यू कैन स्टिल पुट इन योर कॉमेंट्स. मेरे को आपके कॉमेंट्स दिख रहे हैं. आई हैव अ सेपरेट स्क्रीन, सो मेरे को आपके कॉमेंट्स दिख रहे हैं. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टैक्सेशन. अब टैक्सेशन जो है अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट. सो टैक्सेशन जो है, सबसे पहले टैक्सेशन का मतलब क्या है. तो देखो, एक जनरल मीनिंग ऑफ टैक्सेशन हम सभी लोगों को पता है कि भाई गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट हम लोगों से इसलिए टैक्स लेती है ताकि वो हमारे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे. इस तरीके का एक जनरल आइडिया ऑफ टैक्सेशन हमारे को है ही. और सबसे इम्पॉर्टेंट
मैं आपको बताता हूँ टैक्सेशन की भी एक डेफिनेशन है। जैसे हर चीज की एक डेफिनेशन होती है लॉ के अंदर, हर चीज की एक डेफिनेशन होती है टैक्सेशन के अंदर। टैक्सेशन द वर्ड इटसेल्फ इसकी भी एक डेफिनेशन है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है गाइस पता है? कहाँ लिखी है? पहले तो इसकी डेफिनेशन और कौन से सेक्शन में टैक्सेशन की डेफिनेशन लिखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये इंडिया की सबसे मेन बुक होती है जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी लॉ, कोई भी रूल इस बुक को बाईपास नहीं कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और सबसे मेन हमारा पूरे इंडिया का जो आधार है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस नहीं होते। हम सब जानते हैं कि अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुली रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आई एम श्योर सी एस स्टूडेंट्स ने तो कभी नहीं पढ़ा, बट सी एस के अंदर थोड़ा सा पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल बुक। जितना मैंने पार्ट उसके अंदर से रीड करा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, जैसे हम लॉ के लिए सेक्शंस बोलते थे ना फाउंडेशन लेवल पर, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं, उसकी जगह पर क्या होता है? आर्टिकल होता है। सो आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म टैक्सेशन एज फॉलोज। सो टैक्सेशन का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, आर्टिकल 366(28). सर एग्जाम में ये आने वाला है? एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट स्टिल नॉलेज पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी है पता है? टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट। टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। बराबर। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मीनिंग ये कि टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स जो टैक्सेशन जो डेफिनेशन है उसके या सेक्शन है उसके अंदर ये लिखा है कि कोई भी तरीके का जो टैक्स होगा या कोई भी तरीके का इम्पोस्ट होगा। इम्पोस्ट मतलब समथिंग दैट इज बीइंग प्रेशराइज्ड ऑन यू। बराबर। समथिंग दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन यू। तो इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन जब आप पे कोई लॉ इम्पोज करता है तो उसको बोला जाता है इम्पोस्ट। बराबर। तो टैक्सेशन का मतलब होता है कोई भी तरीके का टैक्स या कोई भी तरीके का इम्पोजिशन जो हायर अथॉरिटी ने मेरे ऊपर करा है। टैक्सेशन कैसा हो सकता है? टैक्सेशन जनरल हो सकता है। जनरल हो सकता है मतलब कि पूरे इंडिया में लगेगा, सभी तरीके के लोगों को लगेगा। टैक्सेशन लोकल हो सकता है, यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ गुजरात में लगेगा। ये एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ पूरे इंडिया के कोई एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे लगेगा। तो टैक्सेशन या तो जनरल हो सकता है, टैक्सेशन या तो लोकल हो सकता है, टैक्सेशन या तो स्पेशल हो सकता है। स्पेशल का मतलब कि भाई कुछ ही कैटेगरी ऑफ लोग हैं उनको टैक्स लगेगा, यानी बोल दिया कि भाई जिसकी इनकम साल में 10 लाख रुपए से ऊपर है उसी को टैक्स लगेगा। जिस किसी ने एक कैपिटल गेन करा है उसी को टैक्स लगेगा। जिस किसी ने शेयर्स लेकर शेयर्स बेचे उसी को टैक्स लगेगा। तो टैक्सेशन कैन बी जनरल, टैक्सेशन कैन बी लोकल, टैक्सेशन कैन बी बेस्ड ऑन स्पेशल कंडीशंस, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। यानी कि टैक्स का जो मतलब है वो धीरे धीरे निकलते जाना चाहिए। टैक्स की यहाँ पर एक ओपन एंडेड डेफिनेशन है। बराबर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। बराबर। दिस इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन, और इसी के साथ यहाँ पर टैक्सेशन की मीनिंग है। अब यहाँ पर है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। बेसिकली कालिदास एक बहुत बड़ा कवि था और उसने अपनी एक पोयम रघुवंश जिसके अंदर वो किंग दिलीप के बारे में बात कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, वहाँ पर उसने परफेक्टली टैक्स को समअप करके लिखा था। इसके लिए उसने क्या बोला था पता है? इट इज़ ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स दैट ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। यानी कि वो जो कालिदास एक जो पोएट है वो किंग दिलीप के बारे में बता रहा था कि ये प्रजा के लिए अच्छा था कि राजा टैक्स कलेक्ट करता था। क्यों ऐसा? जस्ट एज द सन ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक टू 1,000 फोल्ड्स। बराबर। सन जैसे मॉइस्चर अर्थ में से, सी में से सक करता है, इवापोरेशन होता है, उसके बाद रेन निकल कर आती है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द टैक्सेशन गोज, कि गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि मेनी फोल्ड आपको वापस देने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा वो आपको वापस देना चाहता है इन अदर टर्म्स। सो इसीलिए ये टैक्सेशन की बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो आ रहा है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट लुक इनटू 1 or 2 कमेंट्स। सर सरचार्ज एंड के लिए सेम होते हैं गाइज। इस चैप्टर के लिए अगर आप डाउट रखोगे तो बेटर है, आगे के चैप्टर के लिए डाउट नहीं जाएंगे। सर एक बार पूरा शेड्यूल क्लियर कर दो। सो येस, एवरी डे वी आर गोइंग टू बी सिटिंग हियर 9 to I don't know whatever time, 9 to 10, 10:30, whatever it is, but we are going to be clearing out full direct taxation and indirect taxation in the next 60-65 days maximum. Like भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थैंक यू। एंड ओके, I think that's much of it, that's much of the doubts,
if there is any other doubt, we'll continue in a little bit later. चलो अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है गाइस, सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस. अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, एंड दिस इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. तो इसके लिए ना पहले अपन ये हल्की सी चीज रीड करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इफ टैक्स इज लेविड, यानी कि टैक्स अगर लिया जा रहा है डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की इनकम पे, किसी पर्सन की वेल्थ पर अगर टैक्स लिया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स. किसी पर्सन की इनकम पर, किसी पर्सन की वेल्थ पर अगर टैक्स लिया जा रहा है उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं एक पर्सन है और हम बचपन से यानी कि सीए फाउंडेशन के लेवल से ये बात तो जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल. और ऐसा ही मान लेते हैं कि भाई 80 रुपीज़ का कोई सामान था, किसी ने 20 रुपये उस पर कमाने की इच्छा रखी थी, तो 20 रुपये अपना प्रॉफिट चार्ज करना चाहता है, तो उसके लिए सेल्स प्राइस कितनी बन जाएगी? सेल्स प्राइस 100 बन जाएगी, बराबर. एंड इफ द गवर्नमेंट इज टैक्सिंग दिस 20, if the government is taxing this 20, what is 20? 20 is the income or the wealth of the person. 20 is the income or the wealth of the person, बराबर. तो जब आप इनकम या वेल्थ के ऊपर अपने टैक्स भरना चाह रहे हो तो इस तरीके के टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन. समझ में आया ना कि जो पैसा आपने कमाया, अगर उस पैसे के ऊपर गवर्नमेंट आके आपसे टैक्स मांगती है तो उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, बराबर. ध्यान से सुनना, अभी एक मैं बहुत मस्त क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ. सो गाइस प्लीज फोकस, बहुत ध्यान से पूछना. एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ और एक बहुत ही बढ़िया सीख मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑन योर डे 1 ऑफ योर लेक्चर्स. सो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपली है कि अगर आपने 80 रुपीज़ का कुछ खरीदा, मान लेते हैं आप ट्रेडर थे, 20 रुपीज़ अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन उस पर एक्सपेक्ट करके 100 रुपीज़ के ऊपर आप बेच रहे हो, तो 20 इज़ योर प्रॉफिट, 20 इज़ योर इनकम, 20 इज़ योर वेल्थ. और इस इनकम, इस वेल्थ के ऊपर अगर आपको टैक्स भरना पड़ रहा है तो दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, बराबर. अगर गवर्नमेंट इस पर आपसे कुछ परसेंटेज मांग रही है कि इतना टैक्स दे दो, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के बदले में इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पढ़ते हैं. So if the tax is levied on the price of a goods or a service, इस बार टैक्स किसके ऊपर लेवी हो रहा है? प्रॉफिट पे? नहीं. इस बार वेल्थ पे टैक्स लेवी हो रहा है? नहीं. द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और द सर्विस, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर. अब इसको समझते हैं कि भाई प्राइस का मतलब क्या हुआ सर. तो एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी ने 80 रुपीज़ में, वही वाला ट्रांजैक्शन, बराबर, अपना 80 रुपीज़ का उसने कुछ सामान खरीदा, वो ट्रेडर था, उसने 20 रुपीज़ अपनी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखी और इसके थ्रू वो 100 रुपीज़ के ऊपर वो चीज़ को बेच रहा है. और इस बार अगर गवर्नमेंट बोलती है कि यार मेरे को जो टैक्स भरना है ना वो आप भरिए किसके ऊपर? ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस. द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बॉस? कि डायरेक्ट टैक्स इज पेड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, while is indirect tax is paid on the price of the goods और price of the service. तो यहाँ पर मैं टैक्स किसके ऊपर भरने वाला हूँ? अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो जो 20 रुपीज़ मैंने कमाया ना उसके ऊपर मेरे को टैक्स भरना है. और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो मेरे को किसके ऊपर कमाने का हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर मेरे को टैक्स भरना हो रहा है इस 100 के ऊपर. वाई? वॉट इज द प्राइस ऑफ द गुड्स और द सर्विस दैट आई एम चूजिंग इज 100 रुपीज़. अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बराबर. अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखो आपको डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ गया और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ गया ना. समझ में आ गया कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होने वाला है. तो भाई डायरेक्ट टैक्स वो होने वाला है जो आप अपनी इनकम के ऊपर पे कर रहे हो, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होने वाला है जो आप प्राइस ऑफ द गुड्स या प्राइस ऑफ द सर्विसेज के ऊपर पे करने वाले हो. अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मेरे को ये बताइए, तो डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए? मतलब अगर आप गवर्नमेंट होते और आप सोचते कि चलो अपने को डायरेक्ट टैक्स भी लगाना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाना है, और अब आपको समझ में आ गया है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि बंदे ने जो इनकम कमाई उसके ऊपर एक परसेंटेज हमको लेना है, बराबर. वो परसेंटेज 10, 20, 30 जो भी हो सकता है, बट एक परसेंटेज उसकी कमाई के ऊपर से लेना है, यानी कि ये 20 से उससे लेने का है. और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि भाई हमारे को उसकी कमाई वमाई से कोई मतलब नहीं, हमारे को कोई लेना देना नहीं है कि 80 का सामान उसने 20 रुपये जोड़ के 100 पे बेचा, उसने जितने पर भी बेचा उतने के ऊपर हमारे को क्या लेना है? एक टैक्स लेना है. तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए? देखो थोड़ा सा परसेंटेज का लॉजिक भी लगाना और थोड़ा सा ये भी सोचना है. यहाँ पर सोचो कि अगर मैं 30% टैक्स लगाता हूँ डायरेक्ट टैक्स, तो क्या होने वाला है?
भाई 20 रुपये इंटू 30%, यानी कि कितना टैक्स निकलने वाला है, 6 रुपये का टैक्स निकलने वाला है। और अगर मैं 30% टैक्स लगा देता हूँ, अगर मैं 30% टैक्स लगा देता हूँ किसके ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, तो ये जो 100 है इसके ऊपर कितना परसेंटेज लगने वाला है, 30% लगने वाला है। तो गवर्नमेंट को यहाँ कितने रुपए मिलने वाले हैं, 30 रुपीज़ मिलने वाले, बराबर। पर आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि चलो आपने इनकम कमाई ना, आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो एज अ पर्सन, व्हाट वुड यू बी मोर हैप्पी विद एज अ पर्सन। ये जो पर्सन था ना, ये आप हो, बराबर। ये जो पर्सन था ये आप हो। आपने 20 रुपये कमाए, 80 रुपये में खुद लेकर 100 रुपये में बेचा, आपने 20 रुपये कमाए। आप किस पे खुश होगे कि कौन सा टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स का टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए, बराबर। फटाफट एवरीबडी कैन कॉमेंट मी सो दैट आई कैन लेट यू नो वेदर डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए। इफ एवरीबडी कैन फटाफट से रिप्लाई अपॉन दिस। Guys, if 37 people are watching, I really want each and everybody to participate in the class. देखो ये क्लास का कोई ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं मारोगे तो, बराबर। मेन मजा कब आने वाली है, जब आप लोग भी इसके ऊपर मस्त कमेंट करो, बराबर। ये ऐसा लगना चाहिए कि भाई कमेंट, चलो मैं एक कमेंट की फीड यहाँ चालू कर देता हूँ, बराबर। यहाँ दिखने रहना चाहिए कि कमेंट ऊपर जाते जा रहा है, बराबर। तो देखो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट का, मेरे ख्याल से डायरेक्ट तो एक ही है, बेस्ड ऑन द इनकम इनडायरेक्ट एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनडायरेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन थिंग्स। चलो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट का ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट का ज़्यादा होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर आप ये पर्सन होते, यू वुड हैव नेवर अप्रिशिएटेड, अगर आप ये पर्सन होते तो यू वुड हैव नेवर अप्रिशिएटेड कि आपको 30% इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, बराबर। समझो कि इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लग रहा होता है, ऑन द सेल वैल्यू। 100 के ऊपर 30% टैक्स लगना बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर 20 यानी कि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% अगर मेरे को भरना पड़ रहा है तो बहुत कम है। तो एज अ पर्सन आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है ना वो ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम हो। आई विल बी वेरी हैप्पी कि डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम हो। अभी देखो जो लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का जवाब दे रहे हैं ना, वो मैं जानता हूँ कि उनको थोड़ा सा और पता है और उनको ये बात पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हम सामने वाले से कलेक्ट कर लेते हैं। और ये बात की वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार इंडायरेक्ट पे जितना ज़्यादा टैक्स हो हमको क्या, हमको तो सामने वाले से 130 रुपये ले लेने के। ये काफ़ी लोग जो जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए वो लोग आंसर दे रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो कभी भी एक हैशटैग है ना, एक हैशटैग आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और वो हैशटैग आपको अपने दिमाग में पता है क्या बैठा लेना है, हैशटैग नो कॉमन सेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग है जो मैं आपको रिपीटेडली अपने सारे लेक्चर्स में बोलते जाऊंगा कि टैक्सेशन पढ़ते टाइम अगर मैं कभी भी बोलूँ ना कि यार गाइज अपना कॉमन सेंस लगा के मेरे को बताओ कि डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो उस टाइम पर आपको है ना कमेंट करके मेरे को बोलना है हैशटैग नो कॉमन सेंस सर। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे टैक्सेशन में पढ़ते टाइम कभी भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार मेरे को एक्चुअल आंसर तो पता ठीक है पर मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, जब भी आपको टैक्सेशन में ये फील आ गया ना कि मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से ये होना चाहिए, समझ जाना गलत जा रहे हो। पूरा का पूरा जो टैक्सेशन है जिसने भी लिखा है इतना ब्यूटीफुली लिखा है, पता है आपको कि इसमें कॉमन सेंस का कोई स्कोप ही नहीं है। एग्जैक्टली जो लिखा है हमें वही फॉलो करना है। कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट टैक्स का रेट ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ऑन लॉटरी। अगर आप लोगों ने अभी तो क्रिकेट सीजन चल रहा है अपना, ड्रीम 11 के ऊपर अगर आप लोगों ने कभी भी टीम बनाई होगी और उस पर जो भी आप अर्निंग करते हो तो इस तरीके की जो कैजुअल अर्निंग्स होती है ना, बराबर इस तरीके की जो कैजुअल अर्निंग्स होती है उसके ऊपर आपको कितना परसेंटेज लगता है पता है, डायरेक्ट टैक्स 30% लगता है। सो डायरेक्ट टैक्स 30% भी हो सकता है, कई बार मैं आपको बताऊं डायरेक्ट टैक्स 10% भी होता है। जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, अगर आप लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, आप लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो और शेयर्स को अगर आपने 365 डेज से ज़्यादा रख लिया यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा अगर आप लोगों ने रख लिया, तो जब आप उसको बेचोगे तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगता है ना वो लगता है 10%। तो डायरेक्ट टैक्स कभी 30 भी होता है, डायरेक्ट टैक्स कभी 10 भी होता है। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी 2% से भी चालू हो सकता है या उससे भी कम से चालू हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स 28% तक भी जाता है ऑन लग्जरियस गुड्स के ऊपर। सो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कभी भी हमें
ये नहीं देखना है कि भाई कॉमन सेंस के थ्रू आंसर देना है। एनी ऑफ देम कैन बी हायर, कभी डायरेक्ट टैक्स भी ज़्यादा हो सकता है, कभी इनडायरेक्ट टैक्स भी ज़्यादा हो सकता है। अभी देखो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे जब हम इनडायरेक्ट टैक्स चालू करेंगे, और तब हम एक पॉइंट और समझेंगे ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि भाई डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप अपनी जेब से भरते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आप बर्डन सामने वाले पे पास कर देते हो। अब ये बर्डन सामने वाले पे पास कर देते हो, इसका मतलब क्या, ये जब इनडायरेक्ट टैक्स चालू होगा ना तब सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, अभी खाली डायरेक्ट टैक्स की बात सीखनी है। और अभी के लिए हमारे को इतना इंपॉर्टेंट है बॉस कि डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो क्या मीनिंग है उसका, कि भाई अगर मैं 80 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर 100 रुपये में बेच रहा हूँ, तो बीच का जो मैंने 20 रुपये कमाया, इसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेशन। करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और सोचने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ऐसी कंट्री है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग अभी वीडियो कमेंट कर सकते हो गाइस, क्या कोई ऐसी कंट्री है जहां डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, बराबर, क्या कोई ऐसी कंट्री है जहां डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं? डू यू नो ऑफ एनी सच कंट्री जहां पर डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है? देयर आर कंट्रीज जहां पर डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है। इफ़ यू नो, आप प्लीज़ कमेंट करो। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और पूछना चाहता हूं कि इंडिया और यूएसए, बराबर, क्या लगता है आपको कि कहाँ का टैक्सेशन ज़्यादा होगा? देखो जहाँ का भी टैक्सेशन होगा, हमको तो वहाँ क्या होने वाला है, दुखी होने वाले ना हम, क्योंकि किसी को भी टैक्स भरना पसंद नहीं है गाइस। मेरे को, आपको, किसी को भी टैक्स भरना पसंद नहीं। आई हैव नेवर मेट अ पर्सन जिसको टैक्स भरना अच्छा लगता है, बराबर। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड वर्षा। केमन आइलैंड्स, केमन की स्पेलिंग गलत है दिव्या, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं गया हूँ वहाँ ना आप गए हो, तो इट डजेंट मैटर। बट केमन आइलैंड्स, इट्स अ प्लेस जहाँ पर बिल्कुल भी टैक्सेशन नहीं लगता। यूएई इज़ अ प्लेस जहाँ पर बिल्कुल भी टैक्सेशन नहीं लगता, बराबर। और एक दो और जगह है, जैसे बहामास करके एक दो और जगह है जहाँ पर भी बिल्कुल भी टैक्सेशन नहीं लग रहा होता है, बराबर। सो देर आर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। यूएई, वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज भी वहाँ पर किंगली रूल है, और जो किंग है वो ऑयल बेचकर जो पैसा है वो कमा रहा होता है, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, अपनी जो प्रजा है उसके ऊपर वो टैक्सेशन का जो कलेक्शन है वो बर्डन कम कर देता है। हाँ, पर हाँ, वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है पता है आपको? वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया वर्सेस यूएसए, कहाँ का टैक्सेशन ज़्यादा होगा, बराबर? ये जो हम लोग सब सोचते रहते हैं ना यार कि यार इंडिया छोड़ के अपने को तो फॉरेन जाना है, यूएसए जाना है, तो क्या लगता है आपको कि यूएसए का टैक्स रेट कितना होगा? इंडिया से ज़्यादा होगा या इंडिया से कम होगा? फटाफट से कमेंट करिए गाइस, तब तक मैं थोड़े से कमेंट स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, बराबर। फटाफट से कमेंट करिए, कहाँ का आपको लगता है कि टैक्सेशन ज़्यादा होने वाला है, इंडिया का या का यूएस का, बराबर। गाइस सी, आई एम स्टिल सीइंग गाइस 35 लोग हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, और कमेंट आ रहा है इक्का दुक्का, मैं ना घर आके मारूंगा। पढ़ाई चाहिए अपने को, मतलब पढ़ाई चाहिए अपने को, बराबर। मेरे को कमेंट चाहिए, मतलब कमेंट चाहिए। अगर आप हो तो यहाँ अपना टाइम फुल्ली दो, देखो वरना क्रिकेट देखने चले जाओ, इंडिया का फाइनल हो रहा है, मैं दिल पे पत्थर रख के यहाँ पर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, बराबर, नॉट जस्ट फॉर एनी अदर रीजन्स। सो गाइज प्लीज़ प्लीज़, चलो वेरी गुड। अगर सब लोग देख रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा क्या होने वाला है, आपका आंसर गलत होने वाला है ना, और क्या होने वाला है। सो बहुत सारा लोग लिख रहे हैं कि भाई इंडिया ज़्यादा, इंडिया ज़्यादा, और बहुत लोग लिख रहे हैं यूएस ज़्यादा, यूएस ज़्यादा। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, यूएस का टैक्सेशन पनिशिंग है इंडिया के सामने, यानी यूएस का टैक्सेशन ज़्यादा ही नहीं, इतना ज़्यादा है ना कि अगर आप यूएस जाकर इनकम कमाते हो तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा ना जिसकी आपको हद नहीं है गाइस। पर बात यह है कि वहाँ जब हम जाते हैं तो कमाते हैं डॉलर में, और हर चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमको दिखती है मल्टीप्लाइड बाई 83, 84, 85, तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं। बाकी मैं आपको सही बताता हूँ, यूएस का जो टैक्सेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया का टैक्सेशन। सो इंडिया का टैक्सेशन बहुत रीजनेबल है यूएस के कंपैरिजन के अंदर, एंड इसीलिए यूएस के अंदर है ना, डोनाल्ड ट्रंप जब भी आना चाहता है तो वो यही करना चाहता है कि भाई कॉर्पोरेट्स के ऊपर और टैक्सेशन वो करना चाहता है, इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन आगे चल रहे हैं। अब अपन आगे जाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और देखते हैं, और ये देखते हैं कि भाई ताकत कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को टैक्स लेने की, बराबर। ये जो हफ्ता वसूली गवर्नमेंट करती है हमसे, ताकत कहाँ से मिलती है इसको, ये चीज़। तो अगेन ये ताकत उनको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, नो प्लेस एल्स कैन गिव यू द पावर टू डू सच काइंड ऑफ अ थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही उनको ये पावर मिल रही होती है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, अभी आपको देखो पता है कि इंडिया कैसे रन करता है। इंडिया के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। इतना हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट हो रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जितने स्टेट्स हैं उतने सारे स्टेट्स के स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट और होती है।
आई थिंक मॉडरेटर, अगर आप खुशी के डाउट को देख सकते हो तो बेस्ट है, इफ़ यू आर देयर मॉडरेटर, इफ नॉट तो मैं खुशी अब थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। चलो, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर पावर होती है वेरी गुड फाइनेंस विद फन। भाई अभी से ही नाम तुमने ऐसा बना लिया कि तुम बाद में जाके बड़ा यूट्यूब चैनल बनाने वाले हो, मैं सब्सक्राइब करूँगा, बराबर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो पावर देता है किसको, गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए। एंड स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देता है क्या चीज़ के लिए, टैक्स कलेक्ट करने का, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है क्या चीज़ का, टैक्स कलेक्ट करने का। अच्छा, पर इन दोनों के अंदर ना मैटर्स बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं होगा कि सेम इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट भी बोलेगा ला 30% टैक्स दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेगा ला 30% टैक्स दे दे, तो आप बोलोगे यार 100 रुपये तो मैं कमा रहा हूँ, 30 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, 30 स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो ले देकर मैं 40 रुपये ले रहा हूँ और तुम लोग 60 रुपये ले रहे हो। तो इनमें ना मैटर्स बहुत क्लियर है कि कौन सी चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकता है और कौन सी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकता है, और इसको लिखा जाता है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो जो चीज़ यूनियन लिस्ट के अंदर लिख दी गई है ना, उन सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेशन कौन ले सकता है, जो चीज़ यूनियन लिस्ट में लिख दी गई है उन सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेशन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो चीज़ स्टेट लिस्ट में लिख दी गई है ना उसके ऊपर टैक्सेशन कौन ले सकता है, बट ऑब्वियस है स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, फिर भी गवर्नमेंट ने एक स्कोप छोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्कोप छोड़ा है कि कभी ऐसा हो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को टैक्स लेना हो तो, सो इफ दे वांट तो देयर इज अ वे एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई आइटम कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती है। अगर कोई आइटम कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मान लेते हैं पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लिख रखी है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती है। अब आते हैं बारी कि भैया हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है? तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसके ऊपर पावर है स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो है यूनियन लिस्ट की लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82, बराबर। लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आने वाला है, बराबर। यूनियन लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82, लर्न हो गया हो तो हो गया, बहुत बढ़िया बात है। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज इनकम टैक्स, बराबर। तो क्लियरली समझ में आ गया कि इनकम टैक्स जब हम पे कर रहे होते हैं तो वो किसको पे कर रहे होते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर वो आता है। सिमिलरली आप पूछोगे सर तो एग्रीकल्चर इनकम पे, तो एग्रीकल्चर इनकम को है ना छोड़ दिया गया यूनियन लिस्ट में से, बोल दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कभी एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहती है तो ले। आज की बात, और क्या आज कोई भी ऐसा स्टेट है जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स दे रहा है? तो आज की तारीख में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ले रहा है। बट अगर वो लेना चाहती है तो दे कैन, बिकॉज वो कहाँ लिखा है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो अफेयर लिखा हुआ है, करेक्ट। सो क्लियर विद दिस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पर अपन निकल कर आ गए कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना कि इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स लॉ, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली अगर इसको कॉम्प्रीहेंसिवली किसी को फुल नॉलेज लेनी हो तो कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आई एम एन इनकम टैक्स गुरु, बराबर। कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तब जाकर ये पता चलेगा। सो देर आर बेसिकली 5 थिंग्स दैट एनीबडी हैज़ टू हैव मास्टरी अपॉन टू से आई एम एन इनकम टैक्स गुरु, बराबर। उसमें से पहली चीज़ क्या निकल कर आती है, इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। जैसे कंपनीज एक्ट होता था, पार्टनरशिप एक्ट होता था, LLP एक्ट होता था, ये सारी चीज़ें हमने फाउंडेशन लेवल के ऊपर देखी है। वैसे ही एक नया एक्ट और आ गया और इस एक्ट को क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट के बाद नेक्स्ट हमारे को क्या पढ़ना है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसके नाम के बाजू में देखो क्या लिखा है, एनुअल, मतलब ये हर साल आता होगा, बराबर। एनुअल फाइनेंस एक्ट। फिर हमको क्या करना है, इनकम टैक्स रूल्स। और यहीं से मेरा एक डाउट चालू हो गया कि भाई जब इनकम टैक्स एक्ट था तो इनकम टैक्स रूल्स अलग से क्यों बनाया गया, बराबर। क्यों ऐसा कि एक एक्ट में ही लिख देते ना क्या करना है, अलग से रूल्स की किताब क्यों बनाई। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। अगर किसी को कंप्लीट टैक्स की नॉलेज चाहिए तो ये 5 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब एक एक करके ना अपन इन 5 चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। सो गाइज एक सेकेंड, सिर्फ इफ ऑल ऑफ यू आर देयर, एक बार प्लीज़ पुट अ नाइस कमेंट, कुछ भी डाल दो कमेंट के अंदर। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ अटक नहीं गया, ओके, आई थॉट ये फ्रीज हो गया बट इट्स फाइन। चलो, सो इनकम टैक्स
के एक्ट को सबसे पहले देखना चालू करते हैं। ये पांचों जो चीज़ें, इन पांचों के जो कॉम्पोजिशन है, इन पांचों कॉम्पोजिशन को देखना चालू करते हैं। पांचों कॉम्पोजिशन में सबसे पहला हमारे पास क्या निकल कर आता है? इनकम टैक्स एक्ट निकल कर आता है, बराबर। सो इनकम टैक्स एक्ट क्या है? सो इनकम टैक्स एक्ट और ईयर क्या है? 1961। अगर रुचिका मैम के आप स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि रुचिका मैम कभी भी ईयर के साथ ही उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कराती है। सो इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? 1961, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कभी कभी, बहुत ही कभी कभी ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आ जाता है पेपर में, या बहुत ही कभी कभी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, तो रेयरिटी चांस, बट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट कंटेन्स सेक्शन 1 to section 298 and schedule 1 to schedule 14। अगर मेरा रोमन पढ़ना अच्छा है तो ये शेड्यूल 14 ही होने वाला है। सो इट कंटेन्स सेक्शन 1 to सेक्शन 298। आप समझो कि ये कितनी मोटी बुक होने वाली है, जिसमें सेक्शन 1 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है? सेक्शन 298 तक जाता है। और वही नहीं, उसके बाद कुछ शेड्यूल्स भी हैं। कहाँ तक शेड्यूल से? शेड्यूल 1 से लेकर 14 तक शेड्यूल भी है। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 1 to सेक्शन 298, क्या हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में सारे सेक्शन हैं? थैंकफुली नॉट। हमारे इंटरमीडिएट में काफ़ी कम सेक्शंस है, अराउंड 140 के आजू बाजू हमारी शायद पारी रुक जाती है वहाँ पर। थोड़ा सा रिटर्न ऑफ इनकम वाला पार्ट जो यहाँ पर आता है वहाँ तक हम रुक जाते हैं, बट नाइस पार्ट है हमारे पास। सो इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है, ये सारा का सारा फाइनल लेवल पर हम पूरा का पूरा डील करेंगे, पर अभी ज़रूर हम सेक्शन 1 से लेकर 140 तक अराउंड हम करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। अच्छा, ये जो सेक्शन है, अगर आपको लगता है कि 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया तो चल जाएगा, काम बन जाएगा, और ऐसे जाते जाते हमें 140 तक ही जाना है, तो यहीं पर इनकम टैक्स आपके मुंह पे बोलता है, इन योर फेस गाइज, और बोलता है कि एक जो सेक्शन है ना, सेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है आपको पता है? सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी हो सकता है, सेक्शन के अंदर क्लॉज भी हो सकता है, सेक्शन के अंदर सब क्लॉज भी हो सकता है, सेक्शन के अंदर प्रोविजो भी हो सकता है, एंड सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो एक सेक्शन, अगर हमें सोचते हैं कि हम सिर्फ सेक्शन 2 होगा वो इतना सा होगा, तो ज़रूरी नहीं है। सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस भी हो सकते हैं, क्लॉज भी हो सकते हैं, सब क्लॉज भी हो सकते हैं, प्रोविजोज भी हो सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। और कई कई बार मैंने देखा है कि एक सेक्शन इटसेल्फ 3 से 4 पन्ने तक चले जाता है, बराबर। ये तो मैं मिड रेंज वाले बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा वाले हैं वो और भी ज़्यादा जाते हैं कई बार। सो दिस इज़ द मेन क्रक्स। अब ये सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, कई बार जो सेक्शन है ना उसको पार्ट्स में डिफाइन करना पड़ रहा होता है, कई बार जो सेक्शन है उसको पार्ट्स में डिफाइन करना हो रहा होता है, और एक जो सेक्शन है उसको पार्ट्स में लिखना पड़ रहा होता है। तो जब आप कोई एक सेक्शन को इस तरीके से उसके पार्टिंग करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जब आप किसी भी सेक्शन को इस तरीके से उसके पार्ट्स करते हैं कि उसके अंदर 1, 2, 3 जितने भी पार्ट हैं, उन सारी पार्ट्स की कंबाइंड नॉलेज अगर आप लोगे तभी सेक्शन कंप्लीटली समझ में आएगा। और जितने भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना, एक सेक्शन है, एक सेक्शन है, सेक्शन को अच्छे से समझाने के लिए उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं। जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स कलेक्टिवली समझना जरूरी है उस सेक्शन को समझने के लिए। एंड वो सारे पार्ट्स अगर इंटर रिलेटेड हैं तो इन सारे पार्ट्स को क्या बोला जाता है पता है? इन सारे पार्ट्स को बोला जाता है सब सेक्शन। तो सब सेक्शन कब आता है? जब एक सेक्शन को ब्रेक करा गया है इन 3, 2, 4 जितने भी पार्ट्स, एंड ऑल ऑफ दोज पार्ट्स कंबाइंड नॉलेज इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेक्शन, एंड ऑल ऑफ दोज पार्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर। तो उसको बोला जाता है सब सेक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं बहुत ही प्रैक्टिकल, हमारे सीए इंटरमीडिएट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, या सीए फाउंडेशन का हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आप सब लोग जानते हैं ना कि भाई सीए इंटरमीडिएट हो चाहे सीए अपना फाउंडेशन हो, हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर सब्जेक्ट में हमारे को क्या करना है? इंडिविजुअली 40 लाना ही है, और फिर हमारे को ओवरऑल क्या करना है? हमारे को ओवरऑल 50 लाना है। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक आप पास होगे कि नहीं होगे? जब तक आप ये दोनों नहीं होगा तब तक आप पास नहीं होने वाले। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सब सेक्शन, बराबर। तो अगर किसी को ये लिखना होता है कि भाई व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, तो वो ऐसा बोलता है कि यस भाई द पासिंग क्राइटेरिया इज दैट द पर्सन शुड स्कोर बेयर 40 मिनिमम इन एवरी सब्जेक्ट एंड द पर्सन शुड स्कोर 50 इन एग्रीगेट। इन दोनों में से कोई भी एक चीज स्टैंड अलोनली काम नहीं कर रही है, दोनों रिलेटेड है,
दोनों जब तक होंगे नहीं तब तक सेक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब सेक्शन को ब्रेक करा जाता है तब उसको बोला जाता है सेक्शन के सब सेक्शन बनाए गए। तब उसको क्या बोला जाता है? सेक्शन के सब सेक्शन बनाए गए। अच्छा, तो सब सेक्शन समझ में आया। अब सब सेक्शन के बाद क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज ऐसा होता है कि जब किसी सेक्शन को आपने इस तरीके से तोड़ा, जब किसी सेक्शन को आपने इस तरीके से तोड़ा कि जो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स है ना वो इंडिविजुअली है, वो इन कॉम्बिनेशन ना तो काम आ रहे हैं सेक्शन समझने के लिए बराबर, एंड ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे यहाँ पर तो हमारा 40 और 50 दोनों रूल एक दूसरे से रिलेटेड है। आपका एग्रीगेट आ गया पर किसी सब्जेक्ट में 39 आया, नहीं चलेगा। किसी सब्जेक्ट में 55 आ गया पर एग्रीगेट 50% नहीं हुआ, नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पर अगर ऐसा होता कि भाई कोई एक ऐसी सिचुएशन मान लो कि जब किसी रूल को समझाने के लिए दो पार्ट करे गए और दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो उसको क्लॉज बोला जाता है बराबर। उसको क्या बोला जाता है? क्लॉज बोला जाता है। अब आते हैं प्रोविजो के ऊपर। तो प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन बराबर। प्रोविजो का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन। जैसे कि आप लोगों ने फाउंडेशन के लेवल पर करा था कि नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर फिर आपने देखा था एक्सेप्शंस टू दिस, कि भाई 8 ऐसे स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं है ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ये जो एक्सेप्शंस है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रोविजो बोला जाता है बराबर। सो अगर मैं इसको एक सेंटेंस में और अपने सीए के स्ट्रक्चर में इसको बैठा के बोलूं तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई एवरीबडी टू बिकम अ सीए हैज टू पास सीए फाउंडेशन, then pass CA intermediate and then pass CA final. Proviso, if a person has done BCom, then he might not do CA foundation. तो समझ में आया कि एक्सेप्शन ये है कि अगर आप बीकॉम कर लिए हो तो आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंट्री वाली स्कीम बोलते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है? प्रोविजो बोला जाता है। प्रोविजो का मतलब नथिंग बट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का मीनिंग हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फाउंडेशन लेवल के ऊपर सीख लिया था। एंड नेक्स्ट गाइज हमारे पास क्या निकल कर आता है? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है? कोई भी सेक्शन में कई बार क्या होता है कि कोई वर्ड मेंशन करा हुआ होता है जिसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और देना होता है। तो क्या करते हैं? सेक्शन में वो वर्ड को लिख देते हैं और फिर उस वर्ड का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं बराबर। ये बहुत बार आने वाला है लॉ में, और जब आएगा, जब हम इनकम टैक्स करेंगे, बहुत बार आएगा टैक्सेशन के लॉ के अंदर, तब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। सो विद दिस गाइज आई होप आपको ये जो इनकम टैक्स वाली बात है ये पूरी अच्छे समझ में आई। सो अगर इफ एनीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स तो समझना उसको बहुत ज़्यादा सेक्शंस, सब सेक्शंस करने पड़ते हैं, क्लॉजेज करने पड़ते हैं, प्रोविजोज को पढ़ना पड़ता है, और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है। तो वो सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को कवर करनी पड़ती है, तब जाकर इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारे पास, तब जाकर हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट बना है। अच्छा, अब आप इनमें से पूछोगे कि भाई इनकम टैक्स एक्ट अगर इतना डिटेल्ड एक्ट बन गया, इतना अच्छा बन गया, तो फिर इसके बाद फाइनेंस एक्ट क्या चीज़ है? तो बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूँ। एवरी ईयर इफ़ यू रिमेंबर तो बजट आता है बराबर, और बजट के अंदर एक पार्ट होता है। बजट क्या होता है? बजट होता है कि गवर्नमेंट की टोटल कलेक्शंस क्या है और गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग क्या होने वाली है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बजट, नथिंग एल्स। गाइज, अगर आप लोगों को, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, इफ़ यू वांट मी टू बी फास्ट और स्लो, प्लीज़ पुट अ वीडियो कमेंट की, और अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो सब बढ़िया है। प्लीज़ पुट अ वीडियो कमेंट और प्लीज़ पुट अ थम्स अप अगेन कि हाँ भाई चलो सर सब कुछ बराबर है। आई विल कंटिन्यू बाय द टाइम, बट प्लीज़ पुट अ वीडियो कमेंट इन वेल्स। सो अब आगे कि भाई फाइनेंस एक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरी ईयर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट प्रेजेंट करता है, और ये बजट वो कहाँ प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट के अंदर, इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एंड द बजट जो होता है ना उसको अप्रूव कराना होता है। बजट क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पैसा कहाँ से कमा रही है, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ कहाँ पैसा प्रपोज कर रही है कि वो कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी, कौन से एरियाज में वो पैसा लगाने वाली है, वो ये प्रपोज कर रही है। ये इसका एक स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? इस स्टेटमेंट को बोला जाता है कि ये स्टेटमेंट बजट है। करेक्ट, बहुत सिंपल। बजट के अंदर एक मस्त पार्ट होता है और उस पार्ट को बोला जाता है फाइनेंस बिल। समझना, बजट के अंदर एक पार्ट होता है और उस पार्ट को क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या करता है? देखो, आपने इतना मस्त कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, पर आप जानते हो कि भाई टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंजेस होना जरूरी है। अगर कोई लॉ मैंने बना दिया था
जो आज से 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, सिचुएशन तब की कुछ और थी, आज की सिचुएशन कुछ और हो गई, तो यार लॉ में चेंज करना जरूरी है कि नहीं करिए? जरूरी है। तो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज कैसे करूं मैं कोई चीज़? इनकम टैक्स एक्ट में अगर मुझे कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है तो पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर को जो चीज़ वो चेंज करना चाहता है उसको फाइनेंस बिल के अंदर लिखना पड़ता है। किसके अंदर? फाइनेंस बिल के अंदर लिखना पड़ता है। और ये फाइनेंस बिल जब बजट का सेशन होता है तब वो पार्लियामेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर रीड करता है और बोलता है कि भाई ये प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो मैं चाहता हूं कि हो जाए। किसके अंदर हो जाए? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हो जाए। तो फाइनेंस बिल इज व्हाट इज द लिस्ट ऑफ चेंजेस द फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट, एंड दैट इज व्हाई यहां पर पता है क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्यों? क्योंकि ये हर साल होता है, बराबर। और हर साल जब बजट आता है तब उसके अंदर गवर्नमेंट की हमारे को पता चलती है कि गवर्नमेंट कौन से एरियाज से पैसा कलेक्ट कर रहा है, कौन से एरियाज में पैसा स्पेंड करने वाला है, और हमें यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में क्या चेंजेस चाहता है, जिसको क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल को एसेंट मिलना जरूरी है। किससे? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एंड द प्रेसिडेंट से। जब तक बोथ हाउसेज से और प्रेसिडेंट से थम्स अप नहीं आया, बराबर, आप लोगों का नहीं आया, बट यहाँ पर अगर जब तक फाइनेंस जो प्रेसिडेंट है हमारा और जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज है उसके अंदर जब तक फाइनेंस बिल पे थम्स अप नहीं आता तब तक वो फाइनेंस बिल जो है ना वो फाइनेंस एक्ट नहीं बनता। देखो यहाँ पर है ना, पढ़ते टाइम बहुत मस्त ध्यान देना। हम पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में सबसे पहले वो चीज़ किससे चालू होती है? फाइनेंस बिल, यानी कि कच्चा कागज, प्रोविजन। उसके बाद वो प्रोविजन क्या होता है? फाइनल होता है। जैसे प्रपोज डिविडेंड और फाइनलाइज डिविडेंड, उसी तरीके से फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल को जब एसेंट मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। बराबर, क्लियर? अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर लॉज बाय फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया हमारे को कि अगर हमारे को टैक्स की पूरी नॉलेज चाहिए तो वो कितने सेक्शन? 298 सेक्शन तो अपने भेजे में होने ही चाहिए, प्लस अपने भेजे में क्या होना चाहिए? हर साल अगर इनमें कुछ भी चेंज आया तो वो भी हमारे को ध्यान आना चाहिए। और वो कहाँ से पता चलेगा कि क्या चेंज आया? तो हम हर साल का फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट देख सकते हैं जिसमें हमारे को बताया गया होगा कि कौन से सेक्शंस में कहाँ पर कब क्या चेंज आया। जब भी बजट आएगा उसके अगले दिन मैं लाइव आऊँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि देखो अपन ने ये पढ़ा था डे 1 को टैक्सेशन के लेक्चर के अंदर, और अभी देखो ये सारी की सारी चीज़ें जैसा अपन ने उस दिन डिसाइड करा था दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आया तीसरी चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है यार? जब इतना मस्त आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बना दिया इनकम टैक्स एक्ट, इतने सारे सेक्शन लिख दिए, फिर हर साल आपको जो चेंजेस करने होते हैं वो आप चेंजेस भी करवा लेते हो उसके अंदर। तो जब ये सब हो गया तो अब इनकम टैक्स रूल्स किस बात के? बराबर, ये रूल्स क्या होते हैं और ये रूल्स किस बात के? तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो टैक्सेशन जो है वो बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल दे दिया, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स ने दे दिया, पर कोई ना कोई पर्सन तो होगा ना जो इसको एडमिनिस्टर करता होगा। कोई ना कोई बॉडी ऑफ पीपल, कोई ना कोई एसोसिएशन, कोई ना कोई टीम तो होती होगी ना गवर्नमेंट के तरफ से कि भाई गवर्नमेंट ने पास कर दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया, प्रेसिडेंट ने अंगूठा लगा दिया, सब हो गया, पर इसको इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति तो चाहिए ना हमारे को। तो टैक्स को इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? टैक्स को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी होती है जिसको बोला जाता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये वो एक बॉडी बनाई जाती है जो एडमिनिस्टर करती है। किसको एडमिनिस्टर करती है? डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन को इन इंडिया। बराबर, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ऐसा ही एक बोर्ड होता है किसके लिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है। अगर आप लोग अपनी सिटी में अगर अपनी सिटी को अच्छी तरीके से जानते हो तो आपकी सिटी में कहीं ना कहीं आप नोटिस करना एक बिल्डिंग होगी जिसका नाम होगा इनकम टैक्स ऑफिस। और मैं क्या चाहता हूँ पता है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ जाएंगे उस बिल्डिंग के सामने, बाहर से एक सेल्फी लेंगे जहाँ पर पीछे वो आना चाहिए इनकम टैक्स ऑफिस, और ये फ़ोटो मेरे को भेजेंगे। बराबर, कल ये फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाऊंगा कि मैं सूरत के इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर जाकर एक फ़ोटो खींच के बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई CBDT कहाँ बैठती है। बराबर, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक ग्लोबल, एक इंडिया लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी है। वो क्या करती है? हर स्टेट,
हर सिटी के अंदर एक ऑफिस बनाती है जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स ऑफिस। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इनकम टैक्स ऑफिस आज तक देखा भी है, या शायद उसका नाम आयकर भवन भी होगा आपके यहाँ पर, अगर आप लोगों में से किसी ने भी देखा है तो प्लीज़ मेंशन करो कि हाँ सर मैंने देखा है। और कल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोगों को मेरे को क्या करना है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर अपनी सेल्फी भेजनी है, पीछे बैकग्राउंड में इनकम टैक्स ऑफिस लिखा हुआ होना चाहिए, बराबर, और हैशटैग करके लिखना है हैशटैग यस सर हियर इज़ योर सेल्फी दैट यू वांटेड, बराबर। बट आपको ये करना है, मैं कल डाल के अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर ये डालूंगा, आपको ये करना ज़रूरी है। आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा। सर मेरे पापा प्रिंसिपल के साथ अपील में गए थे। भाई ये अपील अलग अपील है, ये समझना कि अजीम जो बोल रहा है ये अपील एक बहुत अच्छी बात होती है, आगे की बात होती है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, पर अपील्स आर बेसिकली जब डिस्प्यूट होते हैं। सो वेरी गुड अजीम, गुड दैट यू नो दिस, गुड दैट यू नो दिस, बराबर। तो रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स क्यों बनाने पड़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कई बार एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि जो CBDT है उसके अंदर है ये, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई टैक्सेस गवर्नमेंट टाइम पर कलेक्ट करे। तो वो क्या करेगी, वो रूल बनाएगी कि भाई सभी पर्सन को 7 तारीख को अपना टैक्स जमा करा देना है। तो इस तरीके के रूल्स वो बना सकती है, और ये रूल्स बनाने का पावर किसको दे दिया गया है, रूल्स बनाने का पावर दे दिया गया है CBDT को। तो CBDT रूल्स बना सकती है, और इसीलिए इनकम टैक्स रूल अलग है और इनकम टैक्स एक्ट अलग है। अगर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल अलग है, तो प्लीज़ एक थम्स अप, या मेरी जो फेवरेट इमोजी है मैं आपको बताऊँ, वो फायर वाली इमोजी है, वो मेरी फेवरेट इमोजी है, बराबर। कभी भी अगर मेरे को खुश करना हो, फायर, वो आग लगा देना बस, अपने को बहुत पसंद है वो वाली इमोजी, बराबर। सो आपको क्लियरली समझ में आ गया द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल, बराबर। बहुत ही बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ गाइज पुट द इमोजी, एंड प्लीज़ गाइज जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, इफ़ देर इज़ 33 पीपल वॉचिंग, इफ़ यू आर गेटिंग कॉन्स्टेंटली 33 पीपल टू वॉच दिस, मतलब काम का तो चल रहा है ना गाइज, काम का चल रहा है, तो बताओ भी एंड गेट कनेक्टेड। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब आप कॉमेंट करते हो ना गाइज, तो सबकॉन्शियसली ना मेरे को आपके नाम दिखते हैं। जैसे आई नो प्रीति देख रही है, आई नो नीता देख रही है, आई नो राघव देख रहा है, दिवेश देख रहा है, देखो मैं आपको बताऊँ दिव्य देख रहा होगा, जो दिव्य देख रहा होगा जिसने बहुत पहले कमेंट करा था। तो एक कनेक्ट बनता है मेरा आपके साथ गाइस, बराबर, और आप लोगों का भी मेरे साथ एक कनेक्ट बनेगा। सो अगर हम ये 60-65 डेज साथ में रहकर टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं, तो इट्स बेटर दैट आई नो यू इन एंड आउट एंड यू नो मी इन एंड आउट, बराबर। सो काजी, बराबर, नव्या, बहुत सारे लोग हैं गाइस, सो देख रहे हैं। सो आई दिस इज व्हाट आई लाइक, जब आप कमेंट करोगे आपका नाम आएगा तो मैं आपको देखूंगा, मैं आपको जानूंगा, पहचानूंगा, एंड बिकम्स अ वेरी गुड रिलेशन। अब कल को आप मेरे को व्हाट्सएप करके डाउट पूछोगे तो मैं किसका डाउट सॉल्व करूंगा, पहले बताओ, जिसका नाम मैं जानता हूँ उसी का ना। सो इफ़ यू वांट दैट योर डाउट्स आर गेटिंग फास्टर सॉल्व, तो प्लीज़ कमेंट करो यहाँ पर, तो मेरे को नाम याद रहेगा आप लोगों का। चलो परफेक्ट गाइज, बैड जोक, पर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे को वो सेल्फी चाहिए गाइज कल, हाँ सेल्फी चाहिए कल। मेरा नंबर है 9824110799, सभी लोग नोट करें, और कल मेरे को वो सेल्फी भेजेंगे इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाली। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। तो देखो गाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा कि इनकम टैक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो, 298 सेक्शंस पढ़ो, हर साल चेंजेस जो आ रहे हैं उसको भी याद रखो, इनकम टैक्स के रूल्स भी याद रखो जो CBDT बनाती है, ताकि एडमिनिस्टर कैसे हो रहा है, यानी कि अभी मेरे को TDS भरना है तो कौन सी तारीख को भरना है, रूल्स में लिखा होगा, कहीं ना कहीं उस सब बारे में मेंशन होगा किस तरीके से भरना है, कौन से रिटर्न्स भरने हैं, वो सारी चीज़ CBDT ने रूल्स के अंदर बनाकर अपने को दे रखी है। अच्छा अब क्या है, अपने पास सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस निकल कर आया। तो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस ये क्या चीज़ है बॉस, तो मैं आपको बोलता हूँ, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है ना वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस होता है। अभी देखो सर्कुलर्स कौन इशू करता है ये समझना, सर्कुलर इशू कर रहा है CBDT। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी एक बात है देखो, पर लोगों के मन में मैं आपको बताता हूँ ये स्किप कर जाते हैं लोग। सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT, बराबर। CBDT कौन है, CBDT क्या मेन अथॉरिटी है, CBDT एक अथॉरिटी है जो टैक्स एडमिनिस्टर करती है। तो सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये सर्कुलर्स वो क्यों इशू करती है पता है, क्योंकि कई बार लॉ में ना एम्बिग्यूटी हो जाती है, कितना ही अच्छी तरीके से वो किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं, पर समझो कि एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरीके से समझो, बराबर। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि वाटर जैसा भी जो एक शब्द है ना, इसको भी इनकम टैक्स में एरिनेटेड वाटर बोलते हैं या एरिनेटेड ड्रिंक्स बोल रहे होते हैं, क्योंकि वाटर और उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। तो कई बार कोई शब्द जब वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो शब्द का जो मीनिंग होता है ना, वो मीनिंग कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है, और कई बार ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसके डबल मीनिंग हो रहे होते हैं।
तो आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली। तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए कभी कोई लॉ आ गया और जिसमें अगर डाउट हो रहा होता है तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या निकल कर आता है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स निकल कर आते हैं। तो सर्कुलर्स क्या करते हैं गाइस, क्लेरिफाई करते हैं। सर्कुलर्स कौन बनाता है, सीबीडीटी बनाता है, बराबर। अब आप समझो कि ये आप हो, ये सीबीडीटी है और ये आपकी सिटी का इनकम टैक्स ऑफिस है। आप समझ रहे हो कि सीबीडीटी और आपकी सिटी का इनकम टैक्स ऑफिस का एक अलग रिलेशन होगा। ये बॉस है और ये उनके यहीं के एम्प्लॉय हैं। तो अगर कोई सर्कुलर सीबीडीटी ने दिया तो वो सर्कुलर किसको फॉलो करना कंपलसरी होगा, वो इनकम टैक्स ऑफिस को कंपलसरी होगा फॉलो करना। क्यों? क्योंकि वो उसके बॉस ने बोला है करने को। ये आप हो और आपका बॉस सीबीडीटी नहीं है। तो और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंटली क्या लिखा है पता है, कि अगर कोई सर्कुलर होता है तो सर्कुलर ओनली बाउंड्स द डिपार्टमेंट। मतलब अगर कोई सर्कुलर आया, सीबीडीटी कौन इशू करता है पहले तो, बराबर, सीबीडीटी इशू करता है सर्कुलर। अगर कोई सर्कुलर आया, ये सर्कुलर आपके लिए अगर फेवरेबल है, ये सर्कुलर अगर आपके लिए फेवरेबल है तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ इस सर्कुलर को, मेरे को कोई इशू नहीं है, बराबर। और जो हमारा डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स ऑफिस, इसको तो मानना ही पड़ेगा, वो फेवरेबल हो चाहे इनफेवरेबल हो डिपार्टमेंट के लिए, इसको तो क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, बराबर। अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि कोई सर्कुलर आया और वो अपने लिए ना फेवरेबल नहीं था यार, एज एन एसएससी अपने लिए फेवरेबल नहीं था, बराबर। तो क्या उसको कंपलसरीली मुझे मानना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। कोई सर्कुलर अगर फेवरेबल है तो मैं मान सकता हूं, मैं कौन, एसएससी। कोई सर्कुलर अगर नॉन फेवरेबल है तो मैं चैलेंज कर सकता हूं उसको कोर्ट के अंदर। बट इनकम टैक्स ऑफिस या डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, डिपार्टमेंट कभी भी सर्कुलर को चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके बॉस ने उसको भेजा है। और इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है कि सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी टू क्लेरिफाई। और ये क्लेरिफाई भी किसको कर रहे होते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली ये अपने ही डिपार्टमेंट को क्लेरिफाई कर रहे होते हैं। पर अगर इनका क्लेरिफिकेशन आपके लिए एडवांटेजियस है, अगर इनका क्लेरिफिकेशन से आपको सही लग रहा है तो भाई सही, हम भी फॉलो कर रहे हैं। पर अगर ये रूल हमें अच्छा नहीं लगा तो हम चैलेंज कर देंगे, और वो चीज़ की छूट है हमारे पास। अभी देखो एक सर्कुलर मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और एक वेबसाइट भी मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। गाइस देखो, ये एक वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी इस वेबसाइट को हमेशा ध्यान रखें। मैं एक बार के लिए चैट बंद कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है इस पर्टिकुलर व्यू को। ये एक साइट है गाइस जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, एंड दिस साइट इज कॉल्ड एज incometaxindia.gov.in, बराबर, incometaxindia.gov.in। लेटेस्ट टैक्सेशन के बारे में कोई भी चेंज, लेटेस्ट टैक्स का कोई भी रूल कहाँ मिलेगा गाइज, यहाँ मिलेगा। अगर आपको टैक्स के बारे में कुछ भी पढ़ना है यहाँ मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, टैक्स लॉज एंड रूल्स, आई थिंक आपको 4th टैब दिख रहा होगा, होम, अबाउट अस, टैक्स पेयर्स चार्टर, और फिर ये टैक्स लॉज एंड रूल्स। टैक्स लॉज एंड रूल्स पे क्लिक करो। देखो हम यही पढ़ रहे हैं ना, पहले इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा हमने, इनकम टैक्स एक्ट के बाद इनकम टैक्स रूल्स आया, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कुलर्स आ रहा है, बजट आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। अब एक काम करते हैं, एक सर्कुलर देखते हैं, बराबर। तो हम जाते हैं, हम सर्कुलर लोड करते हैं। तो सर्कुलर्स जो भी होते हैं, जो लेटेस्ट सर्कुलर्स होते हैं, वो इस तरीके से वेबसाइट पर लगे हुए होते हैं, बराबर। तो ये जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर सर्कुलर्स इस तरीके से लगे हुए रहते हैं, और ये सर्कुलर डेटेड होते हैं, ईयरली आप देखते जा सकते हो। अगर आपको हर सर्कुलर का एक नंबर होता है, अगर आपको कभी सर्च करना है तो ये बाजू में जो नंबर लिखा है ना, आप यहाँ नंबर से सर्च कर सकते हो कोई सर्कुलर। अब देखो अपने को पता था ना सर्कुलर किसके लिए होता है, तो सर्कुलर होता है कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सर्कुलर क्या होता है, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 8/2023, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सारे वर्ड्स अब हमारे लिए फॉरेन नहीं है, पहले देखते तो लगता है ठीक है भाई ये सब कौन है, बराबर। तो अब देखो यहाँ पर है ना एक सब्जेक्ट है, रिविजन ऑफ एक्सेप्शंस टू मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स डेफर्ड अंडर सो एंड सो। और यहाँ पर देखो हमारे को एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बराबर। तो कोई चीज़ के ऊपर कभी हमारे को एक्सप्लेनेशन देना होता है तो वो कहाँ पर निकल कर आता है, वो इस तरीके से सर्कुलर्स के अंदर हमारे को मेंशन करा हुआ जाता है, बराबर।
तो अगर सर्कुलर्स ये हैं, अभी हमारे को सर्कुलर समझ में आ गया, सर्कुलर मतलब कुछ नहीं होता है, क्लेरिफिकेशन होता है। क्लेरिफिकेशन इशूड बाय हुम, क्लेरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी क्यों ये क्लेरिफिकेशन इशू कर रहा होता है? तो सीबीडीटी इसलिए क्लेरिफिकेशन इशू कर रहा होता है कि उसके नीचे जितने इनकम टैक्स ऑफिसेज हैं, उसके नीचे जितने डिपार्टमेंट है, उनको क्लियरली समझ में आए कि बॉस करना क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड। आपको फेवरेबल है आप ले लो, आपको फेवरेबल नहीं आप छोड़ दो, बराबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है? नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होता है कि जैसे ही लॉ में चेंजेस तो आते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि इनकम टैक्स एक्ट आया, फिर उसके अंदर एनुअल बजट जो आ रहे हैं उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। तो चेंजेस इफेक्टिव कौन सी डेट से होंगे, चेंजेस इफेक्ट कब होंगे, किसके ऊपर होंगे? तो नोटिफिकेशंस क्या काम करते हैं ना, कोई भी चीज़ को इफेक्ट में लाने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है नोटिफिकेशंस क्या काम कर रहे हैं? नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा एक बात, सर्कुलर कौन इशू कर रहा था? सर्कुलर इशू करता था सीबीडीटी। नोटिफिकेशंस कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीडीटी मेरा बॉस है, इसलिए उसका सर्कुलर मैं तभी ले लेता हूं जब मेरे फायदे में, मेरे फायदे में नहीं है तो मैं नहीं लेता, बराबर। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स है गाइस, इसलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स है जो पूछा जाता है, या बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ओनली डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स और द असेसी इज ऑल्सो बाउंड। तो यहाँ हमारा आंसर है नहीं नहीं, डिपार्टमेंट का बॉस है सीबीडीटी, इसलिए डिपार्टमेंट को सुनना पड़ेगा सीबीडीटी को, इसलिए सर्कुलर उनको तो ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को फेवरेबल है तो ले लूंगा, इनफेवरेबल है तो चैलेंज करूंगा भाई मैं तो, बराबर। पर क्या नोटिफिकेशंस में इतनी छूट है मेरे को? तो भैया नोटिफिकेशंस कौन बना रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ उसको मुझे सुनना पड़ेगा, वो मेरा भी बॉस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ बोल दी तो उसमें किंतु परंतु नहीं है। और इसीलिए जो बात हम ऊपर सीबीडीटी के लिए इसमें सर्कुलर्स में इतना स्ट्रेस करके पढ़ रहे थे ना कि किसके ऊपर बाउंड होता है, नोटिफिकेशंस में ये बात पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सब पे ही बाउंड है, क्योंकि कौन बना रहा है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। और ये क्यों कर रहा होता है? टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ, जैसे ही हम ये वेबसाइट के ऊपर भी गए थे, तो वेबसाइट के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर्स थे, उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आप देखोगे ना तो नोटिफिकेशंस भी हैं काफ़ी सारे। और नोटिफिकेशंस जैसे कि हमने बताया था कि क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को इफेक्ट में लाने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो बोला गया कि ये सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन नंबर 1, इसमें भी नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 1/डेट जो भी है, और यहाँ पर आपको बोल दिया गया, और देखो लास्ट में ऐसा लिखा होगा कि दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 27 जून 2024, बराबर। तो समझ में आया कि कितने अच्छी तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी फिनिश करा। गाइज मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक मेरे को वीडियो कमेंट यहाँ पर बनता है, या एक कमेंट मेरे को यहाँ पर बनता है, बराबर। प्लीज़ गाइज इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाइसली प्लीज़ डू इट। वर्षा, अब मैं एक बार चैट ऑफिस ओपन कर देता हूँ, तब तक प्लीज़ आप एक 2 सेकंड ब्रेक भी ले लेता हूँ यार, मेरा भी गला तो करा है। प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट गाइज प्लीज़ आस्क द डाउट राइट नाउ। एंड अगर क्लास में मज़ा आ रही है तो प्लीज़ गाइज बोलो मज़ा आ रही है, बराबर। मेरे को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अपना रिलेशन भी बनना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। वर्षा, ईयर अगो आई वाज इंटर इन सीए फर्म where every year sign over to get to information you always says through read the circular and notification, don't random Google search. very good वर्षा, I can correlate। पता है ऐसा ही मेरे ऑफिस में भी हुआ था जब मैं आर्टिकलशिप पे गया था। तो जो सर थे ना वो मेरे से, जैसे पता है आपको, थोड़ा सा पहले की बात बताता हूँ, आप लोगों को फेसबुक पता ही होगा ना, अभी तो इतना पॉपुलर नहीं है फेसबुक, पर एक टाइम था जब फेसबुक बहुत पॉपुलर था। मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था कि जब मैं अपना लैपटॉप ओपन करता था और गूगल क्रोम ओपन करता था ना, तो मैंने अपने गूगल क्रोम का जो होम पेज था ना उसी को फेसबुक बना दिया था, क्योंकि मेरे को पता था मैं ओपन करके सबसे पहले फेसबुक पे ही जाता हूँ। तो एक टाइम था कि मैं फेसबुक पे जाता था। एक टाइम आया ऐसा कि जब मेरी आर्टिकलशिप चालू हुई, ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या हुआ। मेरे सर ने जो पहली चीज़ मेरे से करवाई थी ना, वो ये करवाई थी कि अपना लैपटॉप में, अपने फ़ोन में गूगल क्रोम के ऊपर जो होम पेज है ना, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट को करवाया था। और वहाँ से मेरी एक डेली हैबिट बन गई थी कि रोज़ जो सर्कुलर आ रहा है वो पढ़ो, रोज़ जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो पढ़ो। सो दैट वाज अ बिग चेंज। और ठीक है, कम समझ में आता था, धीरे धीरे समझ में आने लग गया, बट दैट वाज अ बिग चेंज दैट आई वांटेड टू टेल यू। भाई देवांश एंड लक्षु फायर इमोजी के लिए साई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास, देखो मैं किसी का नाम अगर रीड करना रह जाए तो सॉरी गाइस, क्या है ना, मेरा थोड़ा प्रॉपर नाउन रीड करना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है।
तो आई ट्राई टू मेस अप नेम्स ऑफ पीपल, तो बट आई विल नॉट, मैं रीड अच्छे से कर लेता हूँ. शालिनी ऑल्सो एंड आदर्श ऑल्सो, अच्छे से पढ़ा मैंने. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट पार्ट आता है हमारे पास कि टैक्सेशन की अगर पूरी नॉलेज चाहिए हमारे को, तो ये सारा काम करने के बाद कोर्ट्स के डिसीजन. बराबर, देखो इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी इट अमेजेस मी, मैं आपको बताता हूँ, इतना सारा ज्ञान, इतने सारे विचार विमर्श, इतने सारे मैन आवर्स, इतना सारा इंडिया का इंटेलेक्ट ब्रेन लगने के बाद भी, इन सब के बाद भी देयर इज अ स्कोप फॉर डिस्प्यूट. मानो नहीं मानो, यानी कि इनकम टैक्स में सोचो, इनकम टैक्स एक्ट बना, 298 सेक्शंस, मजाक नहीं है गाइस. ये जिसने बनाया ना, बहुत ही एक कोर कमेटी दिमाग वाली होती है जो बनाती है. उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हर साल इसको रिव्यू कर रहा है, जहाँ कहीं भी चेंजेस है वहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस कर रहा है. सीबीडीटी इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, स्मूथली लोग टैक्सेस भर पाए, स्मूथली सब हो जाए, उसके लिए सीबीडीटी क्या कर रही है, रूल्स बनाए जा रही है, सर्कुलर्स आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब से इफेक्ट होएगी. इन सब, इतना सब के बाद भी टैक्सेशन को लेकर झगड़ा होता है कि लोगों को लगता है, ऐसा नहीं झगड़ा कि मैं टैक्स नहीं भरना चाहता, गाइस समझना, झगड़ा किसके ऊपर होता है पता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन. यानी कि कोई सेक्शन देखकर किसी को लगता है कि ये सेक्शन के हिसाब से जो इनकम लिखी है मैं वो इनकम नहीं कमा रहा हूँ, और डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, ये सेक्शन के हिसाब से जो सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दिए तुम वही इनकम कमा रहे हो. बराबर, तो इतना सब होने के बाद भी देयर इज़ अ चांस कि जहाँ पर टैक्सेशन के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज, और ये डिस्प्यूट्स कौन हैंडल करेगा, तो ऑब्वियसली कोर्ट्स हैंडल करते हैं. अच्छा, अगर कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, तो दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड. ये चीज़ शायद हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पर भी देखी थी, दैट इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड. और एक चीज़ जो ज़रूर है वो ये है कि हाई कोर्ट्स भी होते हैं, तो कई बार मामला ज़रूरी नहीं है ना कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, कई बार मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया. तो अगर हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया तो क्या वो लॉ ऑफ द लैंड बनता है? तो इसका मैं आपको बताता हूँ, हाई कोर्ट जब कुछ जजमेंट देता है ना, तो वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनता. वो लॉ ऑफ द लैंड इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो उस स्टेट की ही हाई कोर्ट होती है. और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत फेमस, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी टैक्सेशन कर लिया है, अगर आप सितंबर में एग्जाम देने वाले हो और अगर आप लोगों ने टैक्सेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो अच्छा गाइस, एक चीज़ फटाफट सभी लोग करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, 33 अगर देख रहे हैं, 33 मेरे को कमेंट चाहिए, ठीक है. सभी लोग एक चीज़ कमेंट करेंगे कि करंटली वो अभी उनकी जो एग्जाम अटेम्प्ट है वो कौन सी लगने वाली है. बराबर, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इन May 25 तो वो लिखिए, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इन जनवरी तो वो लिखिए 25, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इन सितंबर तो वो लिखिए, और अगर आप CMA के स्टूडेंट और दिसंबर में लिखने आ रहे हैं तो December 24. प्लीज़ सभी लोग कमेंट करेंगे, तब तक मैं आगे समझाता हूँ. बराबर, सो जिन लोगों ने टैक्सेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ बहुत फेमस केस लॉ हम देखने वाले हैं. जैसे पता है CA फाउंडेशन के ऊपर भी जब हम लॉ पढ़ रहे होते थे तो केस लॉ देखते थे, तो केस लॉ के अंदर एक बहुत फेमस केस लॉ है, और वो कौन सा फेमस केस लॉ है आपको पता है? कैपिटल गेन्स के चैप्टर के अंदर हमारे को लिख रखा है CIT वर्सेस मंजुला जे शाह. और ये जिस दिन केस लॉ आएगा भी ना, तब मैं आपको ये बताऊंगा, बहुत 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 इंटरेस्टिंग केस लॉ है. और तब मैं आपको ये चीज़ याद भी दिलाऊंगा कि देखो, इतना मस्त टैक्सेशन लिखने के बावजूद देयर इज सर्टन टाइम सर्टन स्कोप, जिसको बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ तो बच गया. ऐसा कॉम्बिनेशन आज तक किसी ने नहीं सोचा, और वो कॉम्बिनेशन पे फिर क्या होता जाता है, विवाद हो जाता है, और वो विवाद कहाँ तक पहुँच जाता है, कोर्ट तक पहुँच जाता है. सो गुड गाइस, सितंबर वाले ज़्यादा लग रहे हैं, सितंबर एंड जैन का एक अच्छा मिक्स लग रहा है. ओके, फाइन, गुड. स्टिल नॉट 34 कमेंट्स गाइस, स्टिल नॉट 34 कमेंट्स. प्लीज़, इफ़ 34 इज वॉचिंग, आई विल जस्ट सी कितने लोग देख रहे हैं. बराबर, इफ़ 26 हो गए अब तो. सो 26 इज वॉचिंग गाइस, तो 26 अपने को कमेंट्स का आंसर चाहिए. बराबर, 26, तो 26 का अपने को आंसर चाहिए ही चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज हाउ द होल इनकम टैक्स इज बेसिकली जो बनता है, वो इस तरीके से पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है ना, इट इज़ फ्रेम्ड इन दिस मैनर. बराबर, आज आई टुक अ लिटिल मोर टाइम देन यूजुअल, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ गाइज, अगेन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, कोई बुक का स्टार्टिंग का पार्ट होता है. अब क्या है ना, कई लोग आपको टैक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत स्किप करा देते हैं, इसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अपना टैक्स पढ़ने का है ना पर्पज़ अलग है. हाँ, मैं एग्ज़ाम आपको पास कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 60 दिन मेरे साथ रहे ना, तो आप 60 नंबर से ज़्यादा ही लेकर आओगे, गारंटी देता हूँ मैं ये चीज़ की.
कि मैं एग्ज़ाम सिर्फ पास नहीं कराऊंगा, मैं टैक्स में आपकी एग्जाम्शन भी लेकर आऊँगा। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी मेरा एक ऐसा मानना था कि यार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उस चीज़ में करियर बना सको। और इसी चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि टैक्स पढ़ो, तो इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर एक सेल्फी लेकर आना, आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ CBDT जो होती है वो क्या कर रही है, रूल्स क्या हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस क्या हैं, बराबर। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बराबर। हर साल सबको पता है कि बजट आता है और बजट की वजह से टैक्स में चेंज होता है, पर कोई इसको है ना एकदम और आर्टिकुलेट करके नहीं बोलता आपको कि भाई हर साल बजट आता है, बजट के वजह से ये नहीं हो रहा है, बजट में फाइनेंस बिल है जिसमें लिखा होता है कि टैक्सेशन के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी द लेटर पर्सन कि जो चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाए, क्योंकि देखो एंड में मैं जानता हूँ कि आप मेरे को एग्ज़ाम पास करोगे ना, उस दिन जितनी दुआ दोगे उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि आप मेरे को थैंक यू उस दिन बोलने वाले हो जिस दिन आप किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करके, और आपको फिर पैसा देगा वो क्लाइंट, क्योंकि उसको ट्रस्ट होगा आपकी कंसल्टेंसी के ऊपर। एंड दैट डे इज़ द डे दैट जब आप मेरे को तब थैंक यू बोलोगे ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टेक एन अप्रोच कि आपका माइंड भी ब्रॉड होते जाए, टाइम भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, माइंड भी ब्रॉड होते जाना चाहिए, और एग्जाम के हिसाब से भी हम प्रिपेयर करने वाले। सो विद दिस गाइज आई थिंक लेट्स एंड टुडेज सेशन, बराबर। पर प्लीज़ गाइज एक छोटा सा फीडबैक लिख दीजिए कि हाउ वॉज द सेशन। जब तक आप फीडबैक लिखते हो, एंड इफ़ एनीबडी इज़ अ क्रिकेट बफ लाइक मी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा स्कोर भी दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। इंडिया की बैटिंग खत्म हो गई है, 176 for 7 है, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका की बैटिंग चालू भी हो गई है। साउथ अफ्रीका इज़ 21 for 2 एंड दैट्स आई थिंक गुड इनफ फॉर अ स्कोर फॉर अस। सो गाइज चलो इसको भी लाइव ले ही आते हैं, तब तक मैं आपके लिए लाइव लेकर आता हूँ। आप मेरे लिए हाउ डिड यू लाइक द सेशन, आप प्लीज़ मेरे को बताइए हाउ डिड यू लाइक टुडेज सेशन, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बी विद मी थ्रू आउट द 60 days गाइज, बराबर। थ्रू आउट द 60 days अपने को एक ही प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ, 60 दिन मेरे साथ रहो, और उसके बदले में मैं आपको बोलता हूँ 60 मार्क इनकम टैक्स में लेके जाओ। ऑलराइट गाइज, इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स प्लीज़ यू कैन आस्क मी दैट डाउट। एंड सर आर यू गोइंग टू कवर द होल सिलेबस इन लाइव? येस प्रीति, आई एम गोइंग टू बी कवरिंग द होल सिलेबस इन लाइव, बराबर। पूरा का पूरा इनकम टैक्स में लाइव में पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो क्लास है जो लाइव में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड होकर 1 या 2 दिन थोड़ा सा डिले चलेगा, 1 या 2 दिन बाद हमारे ऐप में भी दिखेगी। सो जो भी लाइव क्लास है वो फिर हमारे ऐप में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। गाइज मज़ा आया? आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई टैक्स पढ़ा तो आज कुछ अच्छा पढ़ा? खास करके देखो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों ने टैक्स पढ़ लिया होगा। डिड यू स्टिल फील दैट हाँ मेरे लिए कुछ अलग था, मेरे लिए कुछ नया था इसके अंदर? सो आई विल बी देयर टिल द एंड ऑफ द सेशंस। थैंक यू नव्या, थैंक यू, इट वॉज वेरी हेल्पफुल टुडे, इट वॉज वेरी हेल्पफुल गाइज। परफेक्ट। फिर आपको एक ही काम करना है, देखो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को मेरे लिए एक फेवर ये करना है कि प्लीज़ इस सेशन को, इन लेक्चर्स को आप जितना फैला सकते हो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलो, प्लीज़ लेट एवरीवन नो कि भाई ठीक है टैक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रही है, मज़ा आने वाला है। एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ स्प्रेड दिस आउट। आई वांट कि जो अपने अभी 30-35 तक वॉचिंग जा रहे हैं, ये मेरा ऐसा पर्सनल मन है कि बाय द एंड ऑफ 60th डे 350-400 तक पहुँचना चाहिए गाइज, बराबर। ओवर ऑप्टिमिस्टिक है जो भी है, बट आई वांट टू रीच टू दैट लेवल कि हमें 300-400 लाइव पे पहुंचना है, और वो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा गाइज, मेरे दम पर वो नहीं होगा, ये आपके दम पर होगा। एंड एज आई ऑलवेज सेड कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन जो है ना, इट्स अ प्रोडक्ट बाय द स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट्स ओनली। दिस इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म। आपको हमेशा ये सोचना है कि आप जो भी फीडबैक दोगे हम सुनेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर बहुत इंप्लीमेंट करेंगे और हमारी जान लगा देंगे कोशिश करने के लिए। एंड ऑलवेज इमेजिन कि आप कॉन्सेप्ट एजुकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हो, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हो, और आपके पास जो भी अच्छा आइडिया आता है प्लीज़ मेरे को बताओ, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। अच्छा, कल के लिए एक काम है, कल संडे बाय मिस्टेक ब्रह्मजोत सिंह, आई वेरी वेल रिमेंबर यू बडी। ब्रह्मजोत सिंह हमारा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, नाउ ही इज़ इन टू CA फाइनल्स। थैंक यू ब्रह्मजोत फॉर ड्रॉपिंग इन, अमेजिंग, इट फील्स वेरी गुड। एंड गाइज कल के लिए आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को प्लीज़ अपने सिटी में इनकम टैक्स ऑफिस जहाँ पर भी है वहाँ जाकर एक फ़ोटो लेकर एक सेल्फी लेना है, और मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 9824110799, एंड आई विल ऑल्सो पोस्ट माई इनकम टैक्स वाली सेल्फी। गाइज मैंने ना कल के लिए लाइव स्ट्रीम कर दिया था, बट यस टुमारो इज़ संडे एंड आई रियलाइज्ड इट लेटर,
सो गाइस कल वाली जो स्ट्रीम है आई एम गोइंग टू पुट इट टू मंडे. कल स्ट्रीम नहीं है, कल यू कैन ऑल्सो इन्जॉय, संडे आप इन्जॉय करिए. एंड देन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक मंडे टू फ्राइडे अपनी स्ट्रीम होएगी. अभी मैं चालू कर रहा हूँ 9 बजे से. टाइम में भी आई थिंक आप लोगों को अगर ये सही लग रहा है तो टाइम भी अच्छा है. अच्छा हाँ, ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? अगर वेरी गुड क्वेश्चन विदित. ये जितने नोट्स हैं ना जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बराबर, ये जितने नोट्स हैं ये सारे नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे बराबर. तो हमारे एप्लीकेशन में चैप्टर के बाजू में एक नोट्स का सेक्शन होता है, ये अभी अपलोड नहीं हुए हैं. एक चैप्टर में पढ़ा दूंगा ना, कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद उसके नोट्स लगा दूंगा बराबर. तो ये जो पूरे नोट्स हैं ये आपको हमारे एप्लीकेशन में एज इट इज़ ये पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा. हाँ, ये जो बाजू बाजू में मैं एनोटेट कर रहा हूँ ना, ये बाजू के एनोटेशंस आपको नहीं मिलेंगे. वो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दिमाग में करते जाइए. और मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना बॉस, वो मॉड्यूल से ही बना रहा हूँ. और मैं आपको एक बात ये जरूर बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ सीए की मॉड्यूल से नोट्स नहीं बना रहा. मैं सीए की भी मॉड्यूल लेता हूँ, सीएमए की भी मॉड्यूल लेता हूँ, और दोनों से कंबाइन करके मैं नोट्स बनाता हूँ. आई फाउंड आउट टू बी द बेस्ट नोट्स. जैसे मैं आपको पर्सनली बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आज सीएमए की मॉड्यूल से भी लिया है, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने सीएमए की मॉड्यूल से लिया है ना, इट इज़ दिस कोट बराबर. इट एक्सप्लेन्स टैक्सेशन वेरी वेरी नाइसली बराबर. सो परफेक्ट गाइज. एंड सो वी आर मीटिंग ऑन मंडे. टाइम में भी अगर किसी को इशू है तो प्लीज़ बता दो यार कि सर 9 बजे नहीं होता. बट आई फील लाइक कि मस्त टाइम है. देखो, एक तो क्या है 9 बजे चालू हो जाएगा, एंड अगर क्या है ना दिन में चालू करते हैं ना 5 बजे, तो 6 बजे ख़त्म करना होता है, 6:30 बजे ख़त्म करना होता है. अगर हम 9 बजे चालू करते हैं तो ख़त्म करने का कोई टाइम नहीं है गाइस. फिर 10 साढ़े 10 जब तुम बोलोगे बस तब बंद बस करेंगे, या जिस दिन मेरा मन होगा कि बस अब बस तब अपन बस करेंगे. बट दिस इज़ इट गाइज. आई होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन एंड प्लीज़ टेक ब्रह्मजोत्स एडवाइस कि प्लीज़ गिव वीकली टेस्ट. हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होता है, प्लीज़ गिव दैट. होप यू लव्ड दीज सेशंस और आप मेरे को सेल्फी भेजोगे कल आपकी. आई विल सी यू गाइज टुमारो एंड सॉरी डे आफ्टर टुमारो, मंडे रात को 9 बजे. एंड इफ एनीबडी हैज़ टाइम विद द इशूज़ अगर विद द टाइम, प्लीज़ लेट अस नो इन द वीडियो कॉमेंट्स. एल्स थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए गाइज, आई वॉन्ट दिस टू गेट टू 300-400. बस ये एक तुम मेरे लिए करा दो, मैं 60 मार्क तुम्हारा कराऊंगा. ऑलराइट, क्विड प्रो क्यो. चलो गाइज, बाय, मंडे मिलते हैं.